नमस्कार, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करूंगी कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी दिनचर्या जो आपकी बदल गई है, जो लॉकडाउन में दिनचर्या चल रही थी वो कैसी थी? कभी भी उठे, कभी भी सोए, कभी भी पढ़ा, मन किया तो पढ़ा वरना नहीं पढ़ा, यही चल रही थी। लेकिन जब से आपका स्कूल आप तक आ गया है, आपके घर तक आ गया है, तब से थोड़ा सा हमारा रूटीन चेंज हो गया है ना। वापस से हम थोड़े सी स्कूल लाइफ में आ गए हैं। सभी बच्चे आ गए हैं अपनी स्कूल लाइफ में। कैसा लग रहा है सभी बच्चों को? अच्छा लग रहा है? हाँ, एक रूटीन हमारा जो था, एक जो दिनचर्या हमारी थी कि अब हम विद्यालय आ रहे हैं और विद्यालय की कक्षाएं हमें लेनी है, ऑनलाइन क्लास के थ्रू लेनी है ना। तो एक दिनचर्या जो आपकी पढ़ाई से जो हट गई थी वो वापस से अपनी फॉर्म में आ गई है ना। आ गई है सभी बच्चों की। तो अब आपका टाइम टेबल भी जो है वो बन जाना चाहिए ताकि आप अपने सभी विषयों पर पूरा ध्यान दे सकें। ठीक है, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो। ठीक है, और जो समय होता है बच्चों, जो समय की धारा होती है वो किसी के लिए नहीं रुकती है ना। तो धीरे धीरे ये कोरोना महामारी का काल भी जो है निकल जाएगा। लेकिन जब आप स्कूल आओगे तो आप 7th में हो चुके होगे, है ना। अगर ज्यादा दिन तक स्कूल बंद रहता है तो लेकिन आप प्रमोट तो होगे आगे वाली क्लास में। तो हमें उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अभी से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स खत्म नहीं होगा, हमारा जो कोर्स है वो चेंज नहीं होगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, पढ़ाई एज इट इज रहेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि कोरोना जो है वो वातावरण में हुआ है, सिलेबस में नहीं हुआ है ना। तो सिलेबस जो है वो आपका उतना ही है, तो उस पर फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए ताकि आने वाले समय में आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है, तो ये छोटी सी एक जानकारी कह लो या कोई मेरा एक आपके लिए एक एडवाइस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो अपनी पढ़ाई के लिए आपको पूरी तरह से ईमानदार रहना है। ठीक है, चलिए, तो आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देंगे। सभी बच्चे देंगे? चलिए, तो आप सभी के सहयोग के साथ, आप सभी के समर्थन के साथ मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो। ठीक है, चलिए, तो बच्चे सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, जब आप हिंदी भाषा पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ते हो सभी बच्चे, तो जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं और हिंदी भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी भाषा में हमें कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं बच्चों, जिनके प्रयोग से कभी कभी पूरा का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। ठीक है, कई बार होता है ना ऐसा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अगर हम उनको प्रयोग करें तो हमारा कहने का पूरा भाव ही बदल जाता है। ठीक है, देखिए, एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाना चाहूंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने एक विद्यार्थी देखा है, किसी भी विद्यालय का, जरूरी नहीं है हमारे विद्यालय का हो, किसी भी विद्यालय का हो सकता है। उसका नाम है रवि। ठीक है, रवि बहुत ही लायक लड़का है अगर मैं कहूँ। ठीक है, रवि बहुत ही लायक लड़का है, वो बहुत आगे जाएगा, वो बहुत नाम कमाएगा, अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेगा। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो रवि है वो कैसा लड़का है? लायक लड़का है। ठीक है, मैंने ये साधारण सा वाक्य बोला कि रवि नाम का एक लड़का वो बहुत लायक है। लेकिन एक छोटी सी बात देखिए, लायक, अगर इस लायक में मैं एक छोटा सा शब्दांश ना यहां पर जोड़ दूं तो इस वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल जाएगा और ये बन जाएगा नालायक, कि रवि बहुत नालायक लड़का है, बिल्कुल किसी की बात नहीं मानता है और अपने माता पिता को भी बहुत परेशान करता है। तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आपने क्या देखा? सिर्फ ये जो शब्द था लायक और नालायक, इसमें इस शब्दांश के लग जाने से कितना बड़ा फर्क आ गया, है ना। कितना बड़ा फर्क आ गया। अब मैं दूसरा अगर आपको वाक्य देना चाहूं बच्चों, तो दूसरे वाक्य में मान लीजिए मैं कहती हूं मोहन बहुत ईमानदार है। क्या है? ईमानदार। ठीक है, मैंने बोल दिया ईमानदार है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें लगा दूं आगे बे,
कि मोहन बहुत बेईमान है, तो सिर्फ बे लगाने से उसका ईमान ही बदल गया। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों के हिंदी भाषा के अंदर ऐसे छोटे छोटे शब्दांश होते हैं जिनको अगर हम शब्द में प्रयोग करें तो शब्द कहने का पूरा भाव ही बदल जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के शब्दांशों को ही हम कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यही है हमारा आज का पाठ 5 उपसर्ग। क्या नाम बताया मैंने पाठ का? उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग के माध्यम से हम हिंदी भाषा में बहुत से नए शब्दों को बना सकते हैं और जो शब्द दिए गए हैं उनके भाव को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं केवल कुछ शब्दांशों की सहायता से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। ठीक है, चलिए पेज नंबर है आपका 32, पेज नंबर 32 निकाल लीजिए, पेज नंबर 32। चलिए अब देखिए, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि राहुल अपने पिता का पुत्र है। ठीक है, मैंने क्या बोला? पुत्र। लेकिन अगर मैं इसमें यहां लगा दूं कु, तो ये बन जाएगा कुपुत्र। क्या बन जाएगा बच्चों? कुपुत्र, यानी कि वह पुत्र जो अच्छा नहीं है। कुपुत्र, कुमाता, कुसंगत अर्थात वह संगत जो अच्छी नहीं है। कुख्यात, जैसे अभी आपने सुना होगा, न्यूज चैनल्स में सुना होगा, एक यूपी के जो अपराधी थे विकास दुबे, उनको मार दिया गया है ना। तो जो गलत कारणों से जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, उनको हम प्रसिद्ध नहीं कहते हैं, है ना, उनको हम कुख्यात कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? कुख्यात, है ना। अगर कोई अच्छे कारणों से, है ना, जैसे कि मोदी जी जो है, नरेंद्र मोदी बहुत ही विख्यात नेता है, तो विख्यात मतलब बहुत प्रसिद्ध नेता है वो, है ना। लेकिन अगर कोई बुरे कारणों से या बुरे कामों की वजह से जाना जाता है तो वह कहलाता है कुख्यात। ठीक है, तो ये कु, वी और सु और इस तरीके से जब हम कु इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो यही कहलाते हैं शब्दांश उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अब इन्हें शब्दांश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मैं कु लिख दूं, यहां पर सु लिख दूं, बे लिख दूं, तो क्या यहां पर इन शब्दों का कोई स्वतंत्र अर्थ है? अगर मैं सिर्फ कु लिख दूं तो कु का कोई भी अर्थ है नहीं, इसलिए हम इसे शब्द नहीं कह सकते। हम इन्हें कहते हैं शब्दांश, अर्थात शब्द का कुछ अंश। ठीक है, और इसी के परिवर्तन के कारण शब्द में परिवर्तन आता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो उपसर्ग की परिभाषा आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां हम देखेंगे उपसर्ग के प्रकार। ठीक है, उपसर्ग के प्रकार हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले आते हैं बच्चों संस्कृत के उपसर्ग। कौन से उपसर्ग आते हैं? संस्कृत के उपसर्ग। अब ये उपसर्ग कौन से होते हैं देखिए अपनी अपनी किताबों में। सबसे पहले है उपसर्ग, फिर दिया गया है आपको उसका अर्थ और फिर उसके बाद उसका उदाहरण। ठीक है, पहला है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है बच्चों अधिक या फिर आगे, जैसे कि बल, और बल से भी जो आगे बलशाली होगा प्रबल, तो प्रबल। ठीक है, तो प्र लगकर बल जो है, जो शब्द है, उसका अर्थ थोड़ा सा और बढ़ गया, तो प्र हमारा हो गया उपसर्ग। क्या हो गया? उपसर्ग। इसका उदाहरण देख लीजिए, प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि क्रिया तो होती है साधारण क्रिया, लेकिन प्रक्रिया, उस क्रिया में जब हम एक्सेस चीज कर देते हैं, है ना, जब उस क्रिया को हम और ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वह कहलाती है प्रक्रिया। क्या कहलाती है? प्रक्रिया। उसी प्रकार से प्रगति, प्रदर्शन, प्रमुख। एक होता है मुख्य, एक होता है प्रमुख। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्र उपसर्ग लगने के बाद जो है शब्द के अंदर और ज्यादा उसकी
वैल्यू बढ़ जाती है और ज्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है परा। परा का अर्थ होता है बच्चों पीछे या फिर उल्टा। जैसे पराक्रम। पराक्रम का मतलब कैसा क्या होता है बच्चों? हाँ बताइए। पराक्रम मतलब साहस। ठीक है, एक्सेस ऑफ साहस जो होता है। ठीक है, बहुत उसकी जो है बहुत ज्यादा रूप में पराक्रम होना। ठीक है, तो पराधीन, पराजय, परास्त, पराभव, इस प्रकार से परा उपसर्ग के साथ आप शब्द बना सकते हैं। समझ आई बात यहां तक? चलिए आगे चलिए। पेज नंबर है 33। पेज नंबर 33 निकाल लीजिए। अब देखिए अप। अप मतलब क्या होता है? देखिए कई बार आपने विलोम शब्द में भी देखा होगा, जैसे यश, और यश का विलोम हो जाता है अपयश। ठीक है, मान और अपमान। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये अप जो है ये कौन सा सेंस दे रहा है? नकारात्मकता, यानी कि नेगेटिव, है ना। यश मतलब होता है बहुत प्रसिद्धि मिलना, बहुत कुछ हासिल करना, शोहरत मिलना। अपयश का मतलब होता है वो सब कुछ खो जाना या फिर ना मिल पाना। तो यश, अपयश। उसी प्रकार से मान। मान मतलब सम्मान, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना, इज्जत मिलना। लेकिन जब हम नए मान में अप लगा देंगे हम, तो अपमान मतलब बेइज्जत होना, है ना, यानी कि सम्मान ना पाना। तो अप का यहाँ पर क्या अर्थ आ रहा है बच्चों? नकारात्मकता में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सम। सम का मतलब होता है समान, एक जैसा, इक्वल जिसे हम कहते हैं। जैसे संपर्क, संबंध, संबोधन और सम्मान। ठीक है, तो यहां पर हमारा कौन सा उपसर्ग जो है प्रयोग हो रहा है? सम उपसर्ग प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इन शब्दों को जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे आ जाएंगे। चलिए उसके बाद है अनु। अनु का अर्थ होता है बच्चों पीछे। जैसे अनुकूल, अनुराग, अनुकरण। अनुकरण मतलब किसी को इमिटेट करना, किसी के पीछे पीछे, किसी के जो है फुटप्रिंट्स पे चलना। आप बोलते हो ना जैसे कि मैं तो अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलता हूं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं कि आप अपने पिताजी का अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, अनुज। अनुज मतलब बड़े भाई के पीछे जो भाई हुआ है, पीछे मतलब जो छोटा भाई है। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी के उपसर्ग भी आप पढ़ लेंगे, इसमें जो ना समझ में आए आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है निस। निस का मतलब होता है बच्चों हीन, किसी भी चीज का अभाव होना। ठीक है, निष्पक्ष। उसके बाद है निश्चय। ठीक है, निश्चय मतलब फैसला। तो आप देखिए जितने भी शब्द आपको इसमें दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, उन शब्दों में कहीं ना कहीं एक आगे शब्द आपको दिखाई देगा। ठीक है, जो उस शब्द के भाव को या तो सकारात्मकता में बदल देगा या फिर नकारात्मकता में बदल देगा। अगला देख लीजिए। अगला है अरबी या फिर फारसी भाषा। जैसा हमने भाषा वाले पार्ट में पढ़ा था ना, ठीक है, ये अरबी या फिर फारसी भाषा के जो है उपसर्ग माने जाते हैं। जैसे कि देखिए इतना मैंने समझाया, उस पर तो कोई असर ही नहीं होता। आप ऐसे बोलते हो ना, मम्मी इतना समझाती है मेरे छोटे भाई को लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता, अर्थात उनकी बात उसके लिए क्या है? बेअसर, है ना। क्या है? बेअसर। और क्या हो सकता है? ईमान, बेईमान। ठीक है, और क्या हो सकता है? दर्द, बेदर्द। इसको तो कुछ फील ही नहीं होता, है ना। तो ये जो बे है ये भी नकारात्मकता में जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। चलिए उसके बाद है बद। बदनाम, जैसे बुरा, तो बदनाम, बदसूरत, बदबू, अर्थात वह बू, वह स्मेल। बू मतलब जो स्मेल आपको आती है ना, जो अच्छी नहीं है ना। जैसे उसकी हालत तो बदतर हो गई है ना, मतलब बुरी से भी बुरी हो गई है। तो बद यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है? बुरे का। उसी प्रकार से देखिए जैसे कम। कम मतलब थोड़ा, जैसे कि मेरा छोटा भाई इतना कम अकल है, कुछ सुनता ही नहीं है ना, कम अकल। ठीक है, कमजोर, जिसमें कमजोर है, जोर कम है तो वो क्या कहलाएगा? कमजोर। तो इसी प्रकार से बाकी शब्दों को आप पढ़ लेंगे पेज नंबर 33 पे। ठीक है, उसके बाद है ला। ला का मतलब भी होता है किसी चीज का अभाव हो जाना। जैसे कि
कोरोना बीमारी इस समय लाइलाज है। कैसी है? लाइलाज, अर्थात उसका कोई इलाज नहीं है ना, किसी भी चीज के बिना, लाइलाज। ठीक है, या फिर लाजवाब बोलते हो ना, मम्मी क्या खाना बनाया आज, लाजवाब बोलते हैं ऐसे। हाँ, तो जिसका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है, तो लाजवाब। चलिए, उसके बाद है ना। ना का मतलब ये भी नकारात्मकता में जाएगा, जैसे कि नहीं, जैसे कि ना समझ, तुम बिल्कुल ना समझ हो, यानी कि तुम में समझ नहीं है ना। अच्छा, मैं पास हो गया, तुम कुछ ना खुश लग रहे हो। ना खुश मतलब खुश नहीं है, तो ना का यहाँ पर क्या प्रभाव जा रहा है? नकारात्मक प्रभाव जा रहा है। उसके बाद देखिए बा, 11वां नंबर देखिए बा। बा में जैसे बदौलत, बाकायदा, है ना, ऐसे इस तरह के शब्द हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं ना। और क्या कर सकते हैं हम? बनाम, बाइज्जत। तो यहां पर जो बा का अर्थ आ रहा है वो आ रहा है सकारात्मकता में, अर्थात साथ में, यानी कि कोई चीज किसी के साथ, बाइज्जत। जैसे फिल्मों में बोलते हैं ना, जजेस बोलते हैं अदालत में कि इस अपराधी को बाइज्जत बरी करा जाता है, अर्थात उसकी इज्जत के साथ उसको बरी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के शब्दों में हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगले उपसर्ग हमारे कौन से हैं? इन उदाहरणों को आप पढ़ लीजिएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो हिंदी वाले उपसर्ग हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। हिंदी के उपसर्गों में बहुत ज्यादा आसान है। अ, पहला उपसर्ग है अ। अ का अर्थ होता है बच्चों अभाव, जैसे कि अकाल, अभाव। ठीक है, और अटल, अछूत, अर्थात यहां पर भी जो है नकारात्मक जा रहा है, नकारात्मक जा रहा है। चलिए, उसके बाद है अमर, अर्थात वह व्यक्ति जो कभी मरेगा नहीं, वो क्या कहलाएगा? अमर, है ना। उसके बाद आजीवन, यानी कि पूरा जीवन, है ना, आजीवन। चलिए, तो ये हो गया आ उपसर्ग। उसके बाद है अन। अन यहां पर किसी चीज के बिना या किसी वस्तु का अभाव हो जाना, या फिर कोई चीज नकारात्मक हो जाना। जैसे होनी को कौन टाल सकता है, तो होनी, और होनी में जब हम अन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अनहोनी, है ना, क्या बन जाएगा? अनहोनी। तो इसी प्रकार से हम और शब्द बना सकते हैं। चलिए, उसके बाद है अध। अध का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, आधा, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई जो है सीढ़ियों से गिर गया और बिल्कुल बहुत ज्यादा उसको चोट आई है, तो हम क्या कहते हैं? अरे वो सीढ़ियों से गिर गया बच्चा, बिल्कुल अधमरा है। अधमरा मतलब आधा मरा हुआ, मतलब मरने के समान स्थिति जब हो जाती है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम? अधमरा। उसी प्रकार से अधजला, अधपका, है ना, अधसिला। तो इसी तरीके से कुछ शब्द हम बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला है कु। कु मैंने आपको समझा दिया, कुपुत्र, कुख्यात, कुचाल, है ना, ये मैंने आपको समझा दिए हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद है नी। नी मतलब निकम्मा, निडर, यानी कि नहीं। यहाँ पे जो नी है वो न का साउंड दे रहा है, यानी कि निषेध होना, कोई भी काम मना होना। निकम्मा जो काम नहीं करता, निडर जो डरता नहीं है, ठीक है, और निर्लज जिसे लाज नहीं है। तो नी लगा के हमने शब्दों को कैसा बनाया है? नकारात्मक बनाया है। चलिए अगला देखिए, भर। भर मतलब फुल, पूरा। आज मैंने भरपेट जलेबियां खाई, बोलते हो ना ऐसे, आज मैंने भरपेट चाउमीन खाई, तो फुल खाई एकदम पेट भर के, ठीक है। तो भरपेट, बेचारे गरीबों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता, तो भरपेट। और क्या हो सकता है? मैं परीक्षा में प्रथम आने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा, मतलब खूब जी तोड़ के प्रयास करूंगा, भरपूर, ठीक है। जब आप अपने एफर्ट्स को खूब लगा देते हो, है ना, तो उसको हम बोलेंगे भरपूर, ठीक है। यहां तक समझ आया? चलिए अगला है सु। सु का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे जैसे सुविचार, है ना, हम करते हैं हिंदी में सुविचार, अर्थात विचार तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब अच्छे विचार आते हैं तो हम कहते हैं उसे
सुविचार। क्या कहते हैं? सुविचार। समझ आया यहाँ तक? तो इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरणों को भी पढ़ेंगे और अपनी तरफ से वाक्य भी बना सकते हैं और शब्दों को भी बना सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग में कई बार आपने बच्चों देखा होगा, जब आप अंग्रेजी भाषा देखते हैं तो इसके कुछ शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इंस्पेक्टर होता है और एक होता है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, एक कलेक्टर होता है और एक होता है डिप्टी कलेक्टर। और देखिए एक होता है चेयरमैन, एक होता है वाइस चेयरमैन, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है वाइस प्रिंसिपल। तो ये कुछ अंग्रेजी के ऐसे उप नाम है या फिर उपसर्ग है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे चीफ मुख्य, जनरल मुख्य, वाइस उप मतलब प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, अर्थात जो उनके पद से एक पद नीचे है। तो ये है हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और वर्तनी पे भी बहुत बहुत आपको ध्यान देना है। चलिए, तो संस्कृत के मूल उपसर्ग जो है वो 22 है और संस्कृत के कुछ अवयवों का प्रयोग भी उपसर्गों की तरह होता है। यानी कि जो संस्कृत भाषा है उसके कुछ शब्दों को, शब्दांशों को हम किस में प्रयोग करते हैं? उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बहुत आसान है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, बहुत सी इसकी हमने पहली कक्षा में भी हमने इसे किया हुआ है। तो उपसर्ग कौन से शब्दांश हो गए बच्चे? कौन से शब्दांश? जो शब्द के मूल शब्द के पहले लगे हुए हैं। अब ये मूल शब्द क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ, मूल शब्द क्या होता है? मूल मतलब होता है बेस, यानी कि मेन चीज, है ना। अब देखिए मूल शब्द, मूल शब्द का क्या अर्थ है? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया आपके लिए जैसे कुछ भी जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर परवाह। ठीक है, परवाह का क्या अर्थ होता है बच्चों? किसी की केयर करना, है ना, किसी की परवाह। जैसे बोलते हैं मम्मा आप मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते, है ना। तो परवाह का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? किसी की केयर करना, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें उपसर्ग लगा दूं तो इसको मैं बना दूंगी लापरवाह। क्या बना दूंगी? लापरवाह, अर्थात जो परवाह नहीं करता। तो अगर मैं आपसे कहूं लापरवाह में से मूल शब्द निकालिए तो आप क्या करेंगे? इसका जो हमारा मेन वर्ड है वो है परवाह। तो यहाँ पर परवाह हो गया हमारा मूल शब्द और ला हो गया हमारा उपसर्ग। तो इस प्रकार से मूल शब्द में हम क्या जोड़ते हैं? उपसर्ग जोड़ते हैं। ठीक है, क्या जोड़ते हैं? उपसर्ग जोड़ते हैं। समझ में आया? जैसे एक छोटा सा शब्द देखिए, बदबू। मूल शब्द क्या निकलेगा? बू। अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना। बू मतलब किसी भी तरीके की बू, गंध, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। लेकिन उसमें हमने लगा दिया बदबू, तो बद से हो गया वो गंदी वाली स्मेल, जो गंध अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मैं उसमें लगा दूं खुश, तो खुशबू, यानी कि वह बू जो हमें खुश करती है। तो वो कौन सी बू होती है? खुशबू। तो हमारा इसमें मूल शब्द क्या रहेगा? बू और उपसर्ग खुश या फिर बद। यहां तक बात समझ आई? चलिए अब ऐसा करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज को, पाठ्य पुस्तक की। पेज नंबर है आपका 35। पेज नंबर 35 में देख लीजिए बच्चों, उपसर्ग क्या होते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। उदाहरण जो है आप उपसर्ग में से, किताब में से लिखेंगे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? इसका भी आंसर आपको बुक में से मिल जाएगा। ठीक है, मैं करा दूंगी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अनुमान, तो अनुमान में आपको मेन शब्द या फिर मूल शब्द कौन सा दिख रहा है? मान, है ना। जैसे कि कोई भी चीज मान लेना, है ना। जैसे कि मान लो हम शिमला गए थे, या फिर मेरा अनुमान है, यानी कि मैं ऐसा मानता हूं। अनुमान मतलब अंदाजा, है ना। तो अनुमान किससे मिलकर के बना है? अनु और मान से। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? पहला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद है कुपात्र। यहाँ पे मूल शब्द क्या है हमारा?
पात्र। और इसमें हमने उपसर्ग क्या प्रयोग किया है? कु उपसर्ग हमने प्रयोग किया है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। लगा लिया? चलिए अब देखिए, सपरिवार, मूल शब्द परिवार और उपसर्ग हमारा क्या लगा इसमें? स उपसर्ग। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें? तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला देखिए, कमसिन। कमसिन मतलब बहुत कम उम्र का, है ना, बहुत ही कम उम्र का, तो कम जमा सिन। अगला देखिए, सरहद, तो सर जमा हद, तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, समझ आई बात यहां तक? अब देखिए, नीचे दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। बहुत आसान है। कु से आप बना सकते हो, स्व से बना सकते हो, कम, स और परी, इनसे बना सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी तब आप उसमें से मैच करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नीचे दिए गए मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करके लिखना है ना। अर्थात जब हमें कोई शब्द दे दिया गया है तो उसमें से हम उपसर्ग अलग कर देंगे और मूल शब्द को अलग कर देंगे, यानी कि मेन वर्ड। ठीक है, जैसे कि पहला आपको दिया हुआ है अनंत, तो अन और अंत। उसके बाद है परतंत्र, तो पर और तंत्र। उसके बाद है प्रतिरोध, तो प्रति हो गया उपसर्ग और रोध हो गया मूल शब्द। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप घर पे। जो चीज ना समझ में आए आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। जो ना समझ में आए आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और जो आपको रिक्त स्थान कॉपी में बुक में दिए हुए हैं बच्चों, उनको आप हल करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उपसर्ग वाले पाठ की पुनरावृत्ति बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।